हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो सभी का स्वागत है, वेलकम है। और जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं एक बार कमेंट करके बता दीजिए आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है। आई होप सबको आवाज़ आ रही होगी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से भी नहीं जुड़े, जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को PDF इंपॉर्टेंट जो चीज़ें मिलती है, साथ ही साथ जो आपको टेस्ट भी देखने को मिलते हैं, जिससे आप लोग अपना आकलन भी कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम जो पेज है उसको फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर भी शॉर्ट्स के माध्यम से, स्टोरीज के माध्यम से इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। इसके अलावा हमारा जो ऐप है डियर गुरुजी ऑफिशियल ऐप, देख लो भाई, डियर गुरुजी ऑफिशियल ऐप का नाम ये है। तो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप पे आपको काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं देखने को मिलती हैं। और आपके पास अभी जो है, देखो आज 29 तारीख हो गया है, ठीक है, 29 तारीख, ठीक है। आपके पास अब 15-16 दिन टोटल बचे हैं। बीच में एक आध दिन दशहरा का, नवरात्रम का, ठीक है, भसान का, सबका जाएगा। तो थोड़ा सीरियस हो जाओ, पढ़ना शुरू कर दो आप लोग, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आज की इस क्लास को। और आपके इस चीज़ को, इस जर्नी को आसान बनाने के लिए मैंने इस ऐप पर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रखे हैं। तो आप टेस्ट सीरीज वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा। क्या कह रहा है भाई? आर्थिक वृद्धि जो आपका किससे संबंधित है भाई? आर्थिक वृद्धि जो है आपका किससे संबंधित है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं आर्थिक वृद्धि के बारे में, तो किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक जो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि होती है, इसी को हम लोग आर्थिक वृद्धि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी वाला जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो आपका गलत है भाई? ध्यान से देखेंगे चारों ऑप्शन, कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर गलत है। जैसे कि पहला ऑप्शन है, किसी अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या है संसाधनों के बंटवारे की समस्या। तो ये एक मुख्य समस्या है कि संसाधनों के बंटवारे की समस्या, बिल्कुल सही कथन है। अर्थव्यवस्था संसाधनों के उपयोग की समस्या का सामना करती है, बिल्कुल सही बात है भाई। जो अर्थव्यवस्था है वो संसाधनों के उपयोग की समस्या का सामना करती है। थोड़ा कट रहा है, अब नहीं कट रहा होगा। अगला ऑप्शन है, अर्थव्यवस्था संसाधनों की वृद्धि की समस्या का भी सामना करती है, बिल्कुल सही बात है। अगर संसाधनों में वृद्धि हो जाएंगे तो भी जो है भाई ऑब्वियस सी बात समस्या, कई सारी समस्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल पूंजी की आवश्यकता जो है पड़ सकती है, उसमें ये समस्या आ सकती है। और फिर कह रहा है कि अर्थव्यवस्था संसाधनों की अधिकता की समस्या का जो है सामना करती है। अब देखो वृद्धि में अधिकता में अंतर क्या है? अधिकता वाला ऑप्शन जो दिया गया आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अर्थव्यवस्था संसाधनों की अधिकता, अब देखो वृद्धि होता है कि जैसे कोई चीज़ आप करने जा रहे हो, कोई काम शुरू करने जा रहे हो, उसमें संसाधन की में वृद्धि होगी, यानी कि संसाधन आपको और आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, और ज़्यादा आपको उसकी वृद्धि चाहिए, तो आप वहाँ पे समस्या का सामना करोगे। लेकिन संसाधनों की अधिकता होगी, आपको मतलब कि मतलब जितने संसाधन चाहिए थे उससे ज़्यादा आपके पास संसाधन हो गए, तो भैया आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो भैया आपके पास ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा को बाद में यूज कर सकते हो। तो डी वाला उत्तर आपके यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि प्रत्यक्ष करों के मामले में अदायगी दायित्व और कर का अंतिम भार जो है किस पर स्थित होता है? इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष करों के मामले में अदायगी दायित्व और कर का जो अंतिम भार है वो किस पर स्थित होता है? तो 3 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, वह व्यक्ति जिस पर यह अधिरोपित या अध्यारोपित किया गया होता है उस पर आरोपित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ध्यान से देखिए और सब लोग यहाँ पर बताते हुए चलेंगे कि यदि किसी फर्म या कंपनी द्वारा नियुक्त जो श्रमिक शक्ति है का उसका केवल कुछ भाग ही किसी भी समय और बिना वेतन के बर्खास्त किया जा सकता है, तो फर्म द्वारा भुगतान की जाने वाली कुछ मंजूरी और वेतनों को क्या माना जाना चाहिए? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं भाई। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर 4 का आना शुरू है। तो 4 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भाई परिवर्ती लागत बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति है वो बेसिकली किसके द्वारा की जाती है? तो 5 नंबर में साथियों याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर जितने लोग जवाब दिए ए वाला वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, किसका कथन है भाई? चलिए भाई इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। तो कोई राज्य जो है बेसिकली उन अधिकारों द्वारा जाते हैं जिन्हें वो बनाए रखता है। ये कथन की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे याद रखेंगे, ये जो कथन दिया गया है ये लॉस्की कथन है। किसका कथन है भैया? लॉस्की का कथन है। तो ए वाला उत्तर जो दिया गया आपका लॉस्की यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली बेसी मूल्य सिद्धांत पर जो है आधारित है? कौन सी प्रणाली जो है बेसी मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है? 7 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो बच्चे याद रखिएगा बेसी मूल्य का आधार
ये जो होता है वो आपका क्या होता है, यहाँ पर याद रखेंगे पूंजीवाद। ठीक है, बेसी मूल्य के सिद्धांत पर आपका पूंजीवाद आपका आधारित है, तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रातिनिधिक सरकार उपबंधित करता है। ठीक है, आज के क्वेश्चंस के लैंग्वेज काफ़ी टफ आपको देखने को मिल रहे होंगे भाई। अर्थव्यवस्था में, सामान्य जो है पॉलिटी में, इन सबके थोड़े से आपके जो लैंग्वेज होते हैं टफ होते हैं कुछ क्वेश्चंस के। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, तो बच्चे याद रखेंगे यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, प्रतिनिधि सरकार उपबंधित करता अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो ऑप्शन नंबर ए वाला साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है भाई। विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य जो आपका क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य नियमों या कानून के निर्माण का अधिनियमित करना होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं सिंपल सी बात है, नियमों को अधिनियमित करना। ठीक है, या जो कानून के निर्माण होते हैं उनको अधिनियमित करना। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया कौन सा भैया, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पे गुजारे थे भैया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे थे। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो 10 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भैया, श्रवण बेलगोला में। ठीक है, कहाँ पे भैया गुजारे थे, श्रवण बेलगोला में आपके गुजारे थे। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी वाला जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, बुद्ध की मृत्यु जो है किस वर्ष में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु जो आपकी किस वर्ष में हुई थी, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं बुद्ध की मृत्यु जो आपकी कब हुई थी, तो सभी को पता है कितने ईसा पूर्व हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ था, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। मतलब 80 साल की उम्र में इनकी जो है मृत्यु हुई थी। कहाँ पे मृत्यु होता, कुशीनगर में मृत्यु होता। जन्म कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। ये पॉइंट याद रखिएगा। इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण बोला जाता है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। पूछा गया है साथियों कि बर्मा का नया नाम म्यांमार है, इसकी राजधानी बताइए क्या भैया। बर्मा का नया नाम क्या है भैया, म्यांमार है, इसकी राजधानी बताइए क्या है। इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए, इस प्रश्न का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बर्मा का नया नाम म्यांमार है और इसकी राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो बच्चा याद रखिएगा नेपाइडो है। क्या है बच्चा, नेपाइडो है। तो नेपाइडो यहाँ पर जो दिया गया आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ पर स्थित है भैया। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जो आपका जैन केंद्र है आपका कहाँ पर अवस्थित है, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए, इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। और काफ़ी लोग यहाँ पर देख पा रहा हूँ जवाब जो है बिल्कुल सही दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी श्रवण बेलगोला। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया श्रवण बेलगोला, यहाँ पर सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या भाई। चलिए भाई, यहाँ पर एक मिनट रुको भाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवण बेलगोला में गुजारे थे और दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र आपका यहीं पर अवस्थित है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं भाई। खदे नहीं, खुदे हुए हैं। अशोक के शिलालेख जो है किस लिपि में जो आपके खुदे हुए हैं, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जवाब जो देते हुए चलेंगे। काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, चलिए भाई, ब्राह्मी जितने लोग यहाँ पर जवाब दिया ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर ए वाला वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है भैया। हनीमून लेक जो है कौन सी झील कहलाती है, बढ़िया प्रश्न है। तो यहाँ पर याद रखिए टिटिकाका झील की अगर हम बात करते हैं तो इसको भैया हनीमून लेक भी बोला जाता है। तो बी वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी साथियों ने यहाँ पर बी जवाब दिया वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन उड़ती है। सहारा रेगिस्तान में जो आपकी शुष्क पवन है आपकी उड़ती है कहाँ पर भैया, किस ओर से किस ओर उड़ती है, आपको ये जवाब जो देते हुए चलना है। तो अगर हम बात करते हैं भैया सहारा रेगिस्तान के बारे में तो यहाँ पर याद रखिएगा दक्षिण से उत्तर की ओर उड़ती है। तो डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर उड़ती है, तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर बताइए कौन सा भैया। व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर जो आपका कौन सा है। चलिए भैया, चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी अटलांटिक महासागर या अंध महासागर जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केरल के नीरो घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का उदाहरण है भैया।
केरल के नीरव घाटी में स्थित जो आपके वन है वो किस प्रकार के वन के उदाहरण है, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो बच्चे याद रखिएगा एल्पाइन शंकुधारी वन, ठीक है, एल्पाइन शंकुधारी वन। जितने लोग जवाब दे रहे हैं सी वाला, वो लोग साथियों आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अनाईमुड़ी शिखर जो आपका कहाँ पर स्थित है भैया, अनाईमुड़ी शिखर आपका जो है कहाँ पे अवस्थित है, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो 19 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भैया, आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ, अनाईमुड़ी शिखर जो आपका नीलगिरी पहाड़ियों में अवस्थित है, तो बी वाला उत्तर आपका साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे हैं, व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण जो आपके सूती रेशे आपके कौन से हैं, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, चलिए भाई चारों ऑप्शन ध्यान से देखेंगे और जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो व्यापारिक रूप से जो महत्वपूर्ण जो सूती रेशे हैं वो आपके कौन से, इसका जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो 20 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथियों ए वाला, बीजों के अधिचर्मी रेस रोम। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, यूफेनिक्स क्या है भाई, शेयर करो भाई, संख्या थोड़ी बढ़ाओ, मज़ा नहीं आ रहा है, शेयर करते हुए चलो अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करिए धड़ाधड़ी भाई। यूफेनिक्स क्या है, सब लोग बताते हुए चलेंगे। यूफेनिक्स की अगर हम बात करते हैं तो यूफेनिक्स जो होता है EUPHENIX है, तो यूफेनिक्स जो आपका होता है एक प्रकार से प्रजाति का सुधार, ठीक है, प्रजाति का सुधार होता है, जीन RNA प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करके मानव जीन की जो उन्नति है उसका अध्ययन किया जाता है और उसमें सुधार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया है बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे कि एरिनियोलॉजी, ठीक है, एरिनियोलॉजी जो आपका बेसिकली क्या है, एरिनियोलॉजी क्या है, सब लोग बताते हुए चलेंगे। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो एरिनियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भैया आपका, मकड़ियों का जो अध्ययन होता है इसको एरिनियोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर सी जो दिया गया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितने भी साथियों ने यहाँ पर सी जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो दे। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्यूटियम का संस्रावित करता है, ठीक है, व्हाट डज द कॉपर सल्यूटियम प्रोड्यूस, मतलब कॉपर सल्यूटियम जो होता है क्या जो है संस्रावित करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, आपको ये जवाब जो देते हुए चलना है। तो 23 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। 23 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखेंगे भाई प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन्स का जो स्राव है ये करता है, ठीक है। तो इसको जो है गर्भधारण के निर्धारण वाला हार्मोन भी कहते हैं प्रोजेस्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर डी साथ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि यह नर लिंग हार्मोन है, इज इट द मेल सेक्स हार्मोन, इसमें से मेल सेक्स हार्मोन किसको बोलते हैं। तो सबने सुना होगा बेसिकली, जिम जाने वाले तो अच्छे जानते होंगे कि टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं ये क्या होते हैं भाई, मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा है, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम क्या होती है, शून्य होता है, शून्य से अधिक होता है, शून्य से कम होता है या अनंत होता है। तो एक परमाणु जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा होती है वो जीरो होती है, कितनी होती है, जीरो होती है, शून्य होती है, ठीक है। इस पर एक इकाई का ऋण आवेश होता है, ठीक है, यानी कि द्रव्यमान इसका बिल्कुल शून्य होता है। तो ए वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रकाश का वेग, द वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है। इसमें देखो थोड़ा गलत लिखा है, इसको सही कर लेना, ये 10⁸ है, ठीक है, ये सारे जो दिए गए हैं 10⁸ है, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर जैसे यहाँ पर ये है तो इसको सही कर देते हैं। 10⁸ आपका 8 है, बस आप इसको देखो किलोमीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ये आपका कौन सा सही होगा। तो अगर हम बात करते हैं भाई प्रकाश के वेग के बारे में, तो प्रकाश का वेग यहाँ पर 3×10⁸ होता है, बट मीटर प्रति सेकंड होता है। तो डी वाला उत्तर यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी लोग के जवाब आ रहे हैं डी वाला, तो डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि एक जग में ऊपर किनारे तक पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा है, इसमें बर्फ का टुकड़ा तैरता है, जिस क्षण बर्फ पिघलती है तब क्या होता है। देखो जब बर्फ पिघलेगा तो भाई पहली बात तो जग है, जग में अगर बर्फ़ यहाँ पर भरा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है और जग में ही तैर रहा है, तो पानी कितना भी तैरे, पानी जितना उसका द्रव्यमान है उससे बाहर तो चला नहीं जाएगा। तो बर्फ़ जो है गल करके उसी में जो है फिर से पानी उतना ही उसका स्तर जो आपका बना रहेगा, यानी कि उसका स्तर जो आपका अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब आप बर्फ़ निकाल लोगे उसमें से
तो ऑब्वियस सी बात है पानी का स्तर घट जाएगा, लेकिन जब बर्फ़ उसी में पड़े-पड़े पिघल रहा है तो पानी का स्तर ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, उसी पे स्थिर रहेगा। तो सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक? चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए डीबीएमएस जो आपका यूज़ होता है किसको कहते हैं भाई? द डीबीएमएस यूज्ड टू क्रिएट कंप्यूटर एप्लीकेशंस इज कॉल्ड। कंप्यूटर एप्लीकेशंस को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा डीबीएमएस होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है भैया? पेंसिलों में किसको प्रयुक्त करते हैं? पेंसिलों में जो है किसको प्रयुक्त करते हैं? ग्रेफाइट, गंधक, फास्फोरस या चारकोल? तो सभी को पता है भाई पेंसिल जो होता है उसमें ग्रेफाइट कार्बन का ही अपरूप है। ठीक है, क्रिस्टलीय अपरूप होता है। इसका प्रयोग पेंसिल का लेड बनाने में यूज किया जाता है। शुष्क स्नेहक जो होते हैं उसको बनाने में यूज होता है। जो आपने मोम वाले पेंसिल देखे हैं उसको भी बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है। जो लौह धातु होती है उसमें जंग लगने के लिए वायु में किसकी किसकी आवश्यकता होती है? तो बच्चे याद रखेंगे यहाँ पर जो है ऑक्सीजन और नमी, इन दोनों की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला साथियों जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन एंड नमी। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों करेक्ट हो जाएगा। भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किसके कारण भैया? आर्सेनिक प्रॉब्लम इन इंडिया इज मेनली ड्यू टू। आर्सेनिक की समस्या, देखो आर्सेनिक क्या होता है? आर्सेनिक की समस्या का जो मेन रीजन होता है वो जो आपके भूमिगत जल होते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं जो आपके प्रभावित क्षेत्रों में जो भौम जल का अतिशोषण होता है, इसकी वजह से आपका होता है। तो आर्सेनिक की वजह से अगर जो है कैंसर जैसे बड़े बड़े रोग भी हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर जो है याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। अम्ल वर्षा जो है किसकी वजह से होता है भाई? अम्ल वर्षा जो है किसकी वजह से होता है? अम्ल वर्षा किसकी वजह से होता है? सभी लोग बताते हुए चलेंगे। तो अम्ल वर्षा की अगर हम बात करते हैं तो अम्ल वर्षा जो है, यहाँ भी सारे ऑप्शन गलत ही दिए गए हैं, क्योंकि अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड मैंने पढ़ाया था और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बताया था, NO2। तो यहाँ पर SO2 NO2 कर लो, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, वो नीचे वाला साइड टाइप नहीं कर पाया होगा। तो सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है भाई? वाटर पॉइंट के रूप में है, वाटर की फॉर्म में जो जल की हानि होती है क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं हम लोग बिंदु स्राव। ठीक है, ग्यूटेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, बिंदु स्राव। अगला क्वेश्चन है, वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित किया जाता है? वात्सल्य मेला जो है प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भैया न्यू दिल्ली। ठीक है, वात्सल्य मेला कहाँ पे लगता है भैया? नई दिल्ली में लगता है। तो ऑप्शन नंबर साथियों जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है भैया बी वाला, वो लोग यहाँ पर करेक्ट रहेंगे, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव। अच्छा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर साथियों जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नई दिल्ली में वात्सल्य मेला लगता है, पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रोमांसिंग विद लाइफ, इसके लेखक बताइए कौन है भाई? एक पुस्तक है रोमांसिंग विद लाइफ, ठीक है, नॉट, चलिए इसके लेखक जो आपके कौन है? तो इसके जो लेखक हैं याद रखिएगा देवानंद। ठीक है, देवानंद है, देवानंद, उसी की बात हो रही है जो काफ़ी बड़े जो है अभिनेता थे एक टाइम पे, अभी जो है इनकी जो है डेथ हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर जो है निषेध लगा दिया था, निषेध किया था? व्हिच मुगल एम्परर प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको? टोबैको के उपयोग पर जो है निषेध किया था? बाबर, जहांगीर, औरंगजेब या मोहम्मद शाह? तो 36 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, इसने नृत्य पर, संगीत पर, पायबोस पर, ठीक है, इन प्रथाओं पर जो प्रतिबंध लगा दिए थे। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी वाला जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाइड्रोजन की खोज की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी। किसने भैया? कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी। तो डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे कि विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा जो है कहाँ का है भाई? विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर है? चलो भाई, विश्व में अगर सबसे बड़े डेल्टा की बात करते हैं तो अपने भारत में है पश्चिम बंगाल गंगा जो डेल्टा है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, इसको सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। कौन सा डेल्टा कहते हैं भाई? सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। तो बी वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? जो फोर्थ अनुसूची है उसमें
किसका वर्णन किया गया है, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। जवाब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, संविधान की जो चौथी अनुसूची है इसमें जो आपका किसका वर्णन है, तो 39 में जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व इसका वर्णन है। तो आपका डी वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी आवाज आ रही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है भैया, अनुच्छेद 330 में जो किसका वर्णन है सब लोग बताते हुए चलेंगे। अनुच्छेद 330 की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे याद रखिएगा, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजाति के लिए स्थान, इसका वर्णन किया गया। तो ए वाला उत्तर आपके यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो ये रहे कुछ आपके आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो कैसे लगी क्लास कमेंट करके बताइएगा, कहीं जाना नहीं है। अगली क्लास करेंगे, यहाँ पर देखो दिया गया, इस पर क्लिक करो और फटाफट अगली वाली क्लास में जो आ जाओ। तो जल्दी से क्लिक करके आ जाओ, ठीक है, तुरंत क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो टाइम वेस्ट मत करिएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए।